आज मैं आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर एनवायरनमेंट साइंस के बारे में बताऊंगी। आज जो चैप्टर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है इकोसिस्टम टाइप ऑफ द लोकल एरिया। ये आपका चैप्टर नेम है और जो टॉपिक आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है आपका पारिस्थितिकी अध्ययन का क्षेत्र। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो बिजली संकट है इससे उबरने के क्या क्या उपाय हैं। ऊर्जा संकट भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, ऊर्जा मतलब विद्युत से है और उससे उबरने के क्या क्या उपाय हैं मैंने वो बताए थे। आज मैं आप लोगों को जो बताऊंगी वो है पारिस्थितिकी अध्ययन का क्षेत्र। तो शुरुआत करते हैं इसकी कि इसके बारे में क्या क्या है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले मैं ये तय करती हूँ कि पारिस्थितिकी विज्ञान में समस्त जीवधारी उनके विभिन्न पर्यावरणों और पर्यावरण के साथ उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें रहने वाले समस्त जीवधारी और उनके साथ में रहने वाले समस्त तरह के जीव जंतु वो एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करते हैं। उसका जो इफेक्ट पड़ता है वही हमारा पर्यावरण बनाता है, वही हमारा पारिस्थितिकी बनता है। ठीक है, इसी में पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं, प्राणियों तथा पादपों में विविधता होती है तथा उनकी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ भी अलग अलग प्रकार की और परिवर्तनशील होती हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इसी में आगे मैं बताऊँ, इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत सभी विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। ये जो पारिस्थितिकी अध्ययन का जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है, इसलिए इसके अंतर्गत सभी विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पारिस्थितिक कारकों का विवेचन करते समय हम मौसम, भूगर्भ, रसायन एवं भौतिक विज्ञान का अध्ययन या ज्ञान होना आवश्यक है। ये तो सिर्फ इतना ही है। इसी के अगर आगे हम बात करें इसमें तो इसके साथ साथ समाज विज्ञान, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म, कानून तथा सांस्कृतिक बातों की जानकारी भी होनी चाहिए। इस प्रकार पारिस्थितिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विभिन्न विज्ञानों को सहसंबंध या अंतर अनुसात्मक अध्ययन है, यानी कि इस विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विज्ञानों का सहसंबंध होता है। जितने भी विज्ञान है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत उन सभी का सहसंबंध होता है, उससे मिलकर हमारा पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ठीक है, इसके अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रॉड जो फील्ड है, ये क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसके अध्ययन क्षेत्र का सीमाओं का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न पारिस्थितिकी के सभी उप विभागों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि पादप पारिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी, जैव पारिस्थितिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी। अगर इसी के आगे मैं बताऊं तो समुदाय पारिस्थितिकी भी आ जाएगा, पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम भी आप कह सकते हैं। ये सारे हैं, इसके साथ भौगोलिक पारिस्थितिकी या उत्पादन पारिस्थितिकी, ये सभी इसी के ही फील्ड हैं, इसी के ही क्षेत्र हैं। जीव जंतु, प्राणी तथा प्राकृतिक वनस्पतियाँ विभिन्न पारिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, साथ ही साथ समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जल, मौसम, ये सभी चीज़ें एक साथ ही रहती हैं। ठीक है, एक साथ रहने के साथ साथ अनुकूलन, विभिन्न परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करती हैं, यानी कि ये सभी एक साथ रहेंगी और ये एक दूसरे के साथ एक अनुकूलन परिस्थितियाँ बनाकर रहती हैं, जिससे सभी जीव जंतु जीवित रह सकें और एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया कर सकें। जीवों के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करना, पोषक तत्वों का शोषण करना, विपरीत मौसम में परजीवी होना, रोग के कारकों से बचना, अपने को विनाश से बचाना तथा प्रजनन द्वारा अपनी पीढ़ी का प्रसार और रक्षण करना, इन सभी बातों का पारिस्थितिक अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जीव जंतु किसी न किसी तरह से पेड़, पशु पक्षी,
पेड़ पौधों पर निर्भर, पेड़ पौधे पशु पक्षी पेड़ पौधों पर निर्भर, पेड़ पौधे ये मौसम जल इन्हीं चीज़ों पे निर्भर होते हैं। आप सब जानते हैं कि ये सारी एक चेन बनाती जाती हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे जितने भी अपने लिए पालन पोषण की चीज़ें, साथ ही साथ विपरीत मौसम परिजीवी होना, रोग कारकों से खुद को बचाना, फिर वो चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे, ये सब अपने आप को खुद को बीमारियों से बचाना, अपने को विनाश से बचाना और प्रजनन द्वारा अपनी पीढ़ी का प्रसार करना और रक्षण करना, इन सभी बातों को पारिस्थितिक अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इसके क्षेत्र के बारे में आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही विशाल है। इसके आगे बताऊं तो पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता क्या क्या है। पारिस्थितिकी इसकी उपयोगिताओं के बारे में अगर बताऊँ तो जाहिर सी बात है, इसकी उपयोगिता के सबसे पहले नंबर 1 है कि पारिस्थितिक तंत्र को समझने के लिए संपूर्ण पर्यावरण तथा उसके विभिन्न घटकों एवं उसमें उपस्थित प्राकृतिक तत्वों और पारिस्थितिक विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि ये भी जाहिर सी बात है पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता भी बहुत विशाल है, इसको किसी एक शब्द में बता पाना इतना आसान नहीं है। मौसम कृषि संरक्षण वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले भविष्यवाणियां पारिस्थितिक सिद्धांतों के ज्ञान के अभाव में प्रायः गलत हो जाया करती हैं। समुचित पारिस्थितिक ज्ञान के द्वारा ही कोई भविष्यवाणी करना संभव है। विशिष्ट परिवेश को समझने के लिए उससे जुड़े घटकों जैसे समुद्र, अंतःस्थलीय जल, वन, मृदा, मौसम को समझने में पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन में सहायक होते हैं। कृषि, वन विभाग, मत्स्य विज्ञान, नाशक जीव नियंत्रण क्षेत्रों में पारिस्थितिक विज्ञान के प्रयोग को देखने को मिलता है। पारिस्थितिक ज्ञान से व्यक्ति में जागरूकता आती है। अगर हम यहाँ पे इकोलॉजी या फिर ये इकोसिस्टम की बात करें, हमारा चैप्टर ही यही है, इकोसिस्टम टाइप ऑफ द लोकल एरिया। जो हमारे आसपास के जो भी एरिया हैं उसमें जो भी इकोसिस्टम है उसकी उपयोगिता क्या है, उस उपयोगिता के आधार पर ही पूरी समस्त जीव जंतु या समस्त जीवित जातियां ही आज जीवित हैं, क्योंकि सभी कोई अपने पालन पोषण के लिए, अपने पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि अगर पेड़ पौधों को भोजन चाहिए तो वो ये जो मौसम के बदलाव है, पानी है, सूरज की रोशनी है, इनसे अपना पेट भरते हैं या इनसे अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य इन पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। समस्त जीव जंतु अपने भोजन के लिए इन पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं और पेड़ पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल सही बना रहेगा तो सभी जीव जातियों में कोई परेशानी नहीं होगी। जीव जातियाँ आसानी से किसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर आगे अपने भविष्य की सुनिश्चित करेंगे दावेदारी। लेकिन मनुष्यों ने इतना ज़्यादा रिसेंटली ऐसे काम किए हैं कि उसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण रूप से बिगड़ गया है। जैसे कि अगर बात करें तो शहरीकरण की वजह से जंगलों को काटा है, सड़क किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे थे उनको सबको काटते चले गए, जबकि पेड़ काटने के स्थान पे पेड़ लगाना भी चाहिए। तो लोगों ने पेड़ काट के सड़कें तो बना दी, गलियां तो बना दी, मकान तो बना दिया, लेकिन पेड़ पौधों को नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आने लगा, जिसकी वजह से सूखा पड़ने लगा, सडनली बाढ़ आने लगी या बारिश होती ही नहीं है या फिर ग्लेशियर्स पिघलने लगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि मनुष्य का हस्तक्षेप पर्यावरण के प्रति या प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। अगर इस चीज़ को बैलेंस नहीं किया गया तो समस्त मानव जाति पे एक खतरा बनता जा रहा है। इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस करने के लिए हर एक उस चीज़ को भी संरक्षित करना पड़ेगा जिसका अस्तित्व को खतरा आ गया। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि पारिस्थितिक अध्ययन का क्षेत्र क्या क्या है और साथ ही साथ पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिताएं क्या क्या है। थैंक यू।